हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टडीज़, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और इसमें ऑलरेडी हम एक वीडियो कवर कर चुके हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था भाई। सबसे पहले हमने बिजनेस फाइनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, नीड, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ें। फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो जल्दी से याद करो। 3 तरीके से यानी 3 बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मैंने पीओजी करके बताया था, पॉग मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। ठीक है। और पीरियड में आपका क्या था, 3 थे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ओनरशिप में आपके 2 थे, यानी कि आपका ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स। जनरेशन में आपके 2 थे, या तो इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और फिर हमने देखा था कि किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि ये वाली जो हमारा पूरा क्लासिफिकेशन वाला टेबल था। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था कि हम इस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पीरियड के बेसिस पे अलग हो गया आपका, यहाँ पर ओनरशिप के बेसिस पे अलग हो गया, जनरेशन के बेसिस पे अलग हो गया। अब आपको ये सब चीज़ें ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है याद करना। हमारे पास क्या तरीका है, हम क्या करेंगे, हम ना एक एक एग्जाम्पल को पहले उठा के पढ़ेंगे। जैसे ये इक्विटी शेयर्स की मैं बात करूँ तो हम इक्विटी शेयर्स पढ़ेंगे। फिर हम जब पढ़ेंगे हमको अपने आप समझ आ जाएगा कि इक्विटी शेयर्स अगर हम पीरियड के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो किस में आएगा, लॉन्ग टर्म में। अगर हम ओनरशिप के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो किस में आएगा, आपका ओनर्स फंड में। अगर हम जनरेशन के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो क्या आएगा, इंटरनल में। तो इस तरीके से तो हम इक्विटी शेयर पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे, फिर हम ऐसे करके सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से मैं पढ़ाने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब इट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली 3 चीज़ें। एक हो गया हमारा रिटेन्ड अर्निंग्स, एक हो गया इक्विटी शेयर्स और एक है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। ये 3 टॉपिक्स हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है रिटेन्ड अर्निंग्स की। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, देखो अर्निंग्स का मतलब क्या होता है। अर्निंग्स मतलब आप लोगों को पता है, अर्निंग्स मतलब आपकी कमाई, जो भी आपकी इनकम हुई है, ठीक है, वही तो हमारी अर्निंग्स होती हैं। और रिटेन्ड का मतलब क्या होता है, ये जो रिटेन्ड वर्ड है इसका मतलब सेव्ड, आपकी जो सेव की हुई कमाई है ना वो। अब देखो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हो गया, मान लो आपको क्या कहते हैं 10 रुपये का, ठीक है, 10 रुपये का तो नहीं होगा प्रॉफिट ऑब्वियसली, पर 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब 10 के 10 आप खर्च नहीं कर दोगे, उस मान लो उसमें से आपने खर्च कर दिए 4 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिए 4 रुपये। पर अब बचे हुए जो हैं आपके कितने, 6 रुपये, वो आप क्या करोगे, सेव करके रखोगे। और बाद में इन फ्यूचर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की, आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है, कोई नया सामान खरीदना है, किसी को सैलरी देनी है या कुछ भी XYZ चीज़ करनी है, तो आप ये जो 6 रुपये बचा के रखें इनमें से यूज़ कर लोगे। यानी कि ये क्या है, ये अलग से 6 रुपये कहाँ से आए, अलग से बाहर से तो नहीं लिया हमने, किसी से उधार नहीं मांगे हैं, कुछ भी नहीं किया, ये हमारी खुद की कमाई में से ही हमने बचा के रखे हैं। तो क्या है, समझ आ गया रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है। अगर हम बात करें तो रिटेन्ड अर्निंग्स आर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट का ही पार्ट है। पहली बात तो 10 रुपये में से ही आए हैं, 6 रुपये भी है कि नहीं। ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच रिमेन्स विद इट आफ्टर मीटिंग ऑल इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो भी इसने एक्सपेंसेस थे, 4 रुपये इसने कहीं भी खर्च करे, 4 में से 1 रुपये सैलरी दे दी, 2 रुपये का रॉ मटेरियल, कुछ भी कैसे भी खर्च किया हो, उन सब को हटा करके उसके बाद जो उसका पैसा बचा, जो कि प्रॉफिट का ही पार्ट है, वो कहलाता है उसका रिटेन्ड अर्निंग्स। साथ में ऑल इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड पेइंग आउट डिविडेंड्स। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड मतलब जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है, शेयर होल्डर्स होते हैं ना, तो क्या होता है जो प्रॉफिट मिलता है उन लोगों को, वो कहलाता है आपका डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स का उनको प्रॉफिट दे करके, सबको सैलरी दे करके, सारा काम कर करा करके जो पैसा बचा के रखोगे आप, वही आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड्स टू कीप दिस सरप्लस अमाउंट विद इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस टू मीट एनी कंटिजेंसी। कोई भी रिस्क आ जाए, कोई मान लो आगे जाकर आपको भारी भरकम लॉस हो जाता है आगे जाके, तो आप ये जो अपने 6 रुपये हैं जो सेव्ड हैं, आपका ही पैसा है, आप इनको यूज़ कर सकते हो और रिसर्च वर्क में यूज़ कर सकते हो, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स किसी में भी यूज़ करो, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, जो प्रॉफिट अर्न करता है कोई भी बिजनेस, वो डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाता है। आपको पता है ना, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाउएवर अ बिजनेस में डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इंस्टेड इट कीप्स अ पोर्शन ऑफ द नेट इनकम फॉर फ्यूचर यूज। अब वो सारा प्रॉफिट डिवाइड नहीं करेगा, वो सोचेगा, ये तो चीज़ आपको पता है ना, कंपनी और आपका जो बिजनेस है, शेयर होल्डर्स हैं, ओनर्स हैं, वो अलग अलग होते हैं। ये हमने पढ़ा है ना, सेपरेट एंटिटी होती है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था हमने, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, फीचर्स। तो कंपनी अलग है, शेयर
होल्डर्स और ओनर्स अलग हैं, तो वो उनको क्या करेगा, उनका डिविडेंड देगा, उनका प्रॉफिट देगा कंपनी। अब कंपनी क्या करेगी, कुछ पैसा बचा के भी रखती है जिससे कि आगे मैं अपने लिए यूज तो कर सकूं, मुझे भीख ना मांगनी पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, ठीक है। द मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स यूजिंग ओन प्रॉफिट्स, खुद ही के प्रॉफिट्स, ये जो 6 रुपए खुद ही के प्रॉफिट्स में से तो आए हैं, तो खुद ही के प्रॉफिट्स यूज करके अपने फंड्स रेज करना, अपना फंड रेज करना, उसे क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, या फिर इसे हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है आपका फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट्स में से ही निकालना, फ्लो बैक करना, प्रॉफिट्स में से ही निकाला, ये जो 6 रुपया है हमारा प्रॉफिट्स में से ही आया है, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पे, दिस मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ इंटरनल फंडिंग, ये समझ आया, इंटरनल फंडिंग हमने क्या पढ़ा था, जनरेशन के बेसिस पर, जनरेशन के बेसिस पर क्या होता है, दो होते हैं, एक आपका होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। तो ये समझ आ गया होगा अब आपको कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, अगर हम उसे जनरेशन के बेसिस पर क्लासीफाई करेंगे तो वो कौन सी जगह पर फिट होगा, इंटरनल में फिट होगा, क्योंकि ये अंदर से ही तो आया, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आया, बाहर से नहीं मांगा हमने, ठीक है। और क्या है, ये सेल्फ फाइनेंसिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, ये सारी चीज़ें। इट इज़ अ हैसल फ्री मेथड, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, ऑफ रेजिंग फंड, सिंस द फर्म डज नॉट हैव टू डिपेंड अपॉन एनी एक्सटर्नल सोर्सेज, किसी एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वो उसने इंटरनली जनरेट की है ये सारी चीज़ें, ठीक। अब इसकी बात आती है एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। तो देखो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में क्या है, एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स है। आपकी जो सेविंग्स होती है, हाँ देखो हमारे पूर्वज लोग, पूर्वज तो नहीं, आई मीन जो बड़े बड़े लोग होते हैं, हमारे इवन पेरेंट्स भी हमको बोलते हैं पैसा सेव करो, क्यों, क्योंकि आगे जाके कोई भी कंटिजेंसी, कोई भी रिस्क, कोई भी आपदा आ गई तो आपके पास पैसा हो, तो ये मोस्ट डिपेंडेबल सोर्स है, आपको कहीं भीख ना मांगनी पड़े, ठीक है। नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इस पर कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं आती। जैसे अगर मान लो कहीं से आप लोन लो, आपके पास सेविंग्स नहीं है पर आप कहीं से अब लोन ले रहे हो, ठीक है, आपको 10,000 की ज़रूरत पड़ी, तो अब उस पर आपको एक्स्ट्रा वो ब्याज भी देनी पड़ेगी, मान लो 20% ब्याज है, तो 10,000 के आपको कितने देने पड़ेंगे, 12,000 रुपये देने पड़ेंगे, पर सेविंग्स आपको एक तो रिटर्न भी नहीं करनी है, कोई एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है। फिर गुडविल, गुडविल क्या, अब कोई ऐसी फॉर्म है जो मतलब एजेंट, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और वो खूब सारा पैसा सेव करके रखती है, बहुत ज़्यादा वो लोन नहीं ले रही है, बहुत ज़्यादा कर्ज में नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी, क्योंकि क्या होता है, कंपनी को अपनी सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है, ये भी हमने पढ़ा था, उसने कहाँ से कर्ज लिया है, कितना लिया है, कैसे लिया है। अब वो 10,000 रुपये का कर्ज नहीं लेती, वो करोड़ों में लेती है। तो जो पब्लिक है, आम जनता है, वो सोचती है ना कि यार इसके पास तो वैसे ही इतना कर्जा है, ये वो, थोड़ी सी गुडविल खराब होती है। पर इससे गुडविल आपकी बनती है कि आप एक्सटर्नली पैसा नहीं जनरेट कर रहे हो, आप अपनी ही सेविंग्स कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, सेविंग्स कर रहे हो। एब्जॉर्ब्स एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस मतलब कोई भी अगर लॉस होने वाला है, ठीक है, कोई भी लॉस होएगा तो आप का सेविंग्स में से ही काम चल जाएगा। ऐसे नहीं है कि एक तो 50,000 का लॉस हो गया, ऊपर से और लोन और लेना है, वो भी चुकाओ, मतलब कर्ज में डूब ही जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। एटलीस्ट सेविंग्स रहेंगी, आप अपना खर्चा पानी निकाल सकते हो। फिर आता है हमारे पास इंक्रीज इन द मार्केट शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। जब हमारी गुडविल बढ़ती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, मतलब लोगों का बड़ा विश्वास हमारी कंपनी पे होता है, वो काफ़ी विश्वास करते हैं, फेथ रहता है, तो इससे हमारे मार्केट प्राइस बढ़ते हैं शेयर्स के। फिर ऑपरेशनल फ्रीडम रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आपका पैसा है, आपने अपने प्रॉफिट में से सेव करके रखा है, जैसे मर्जी हो वैसे खर्च करो, कैसे भी उड़ाओ, तो आपको किसी से पूछताछ करने की या कुछ की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है इसके डिसएडवांटेजेस की। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, आप सोच रहे हो सेविंग्स के भी डिसएडवांटेजेस हैं, येस, क्या है, डिससेटिस्फैक्शन। अब डिससेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है, देखो हमने क्या पढ़ा कि जो कंपनी होती है ना, ये XYZ कंपनी है, ठीक है, XYZ। अब ये क्या करेगी, इसको हुआ मान लो 10,000 रुपये का प्रॉफिट, 10,000 रुपये का प्रॉफिट। अब इस 10,000 में से वो क्या करेगी, मान लेते हैं इसने 8,000 रुपये दे दिए अपने शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड्स, और क्या कर लिए इसने, बचे कितने, 2,000 रुपये, वो इसने क्या कर लिए, सेव कर लिए अपने पास, ये उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई। अगली बारी जब प्रॉफिट हुआ तो इसने 8,000 रुपये नहीं दिए, इसने क्या किया, इसको सिर्फ दिए 1,000 रुपये और सेव कर लिए अपने पास 9,000 रुपये, है ना। तो यानी कि एक्सेसिव अगर हम रिटेन्ड अर्निंग्स करते हैं, यानी कि हम ज़्यादा सेव करेंगे तो वो भी भारी पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई शेयर होल्डर सोचेंगे ये तो हमको कुछ दे ही नहीं रहा, खुद ही अपने पास रख रही है कंपनी, तो हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाता है अमंग
आपके जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, डिससेटिस्फैक्शन इज क्रिएटेड अमंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, अगर ज़्यादा सेविंग करते हैं तो। अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी देखो ये होगी, प्रॉफिट यहाँ 10,000 का हुआ है, तभी तो मैं क्या कर पा रही हूँ, 9,000 की सेविंग कर पा रही हूँ। मान लो प्रॉफिट ही 1,000 रुपये का हो, प्रॉफिट कोई सर्टेन तो चीज़ है नहीं कि आपको हर महीने इतने का प्रॉफिट होएगा ही होएगा, हर साल इतने का होएगा ही, कितने का भी हो सकता है, मान लो ना हो, लॉस हो जाए। तो अगली बार हो गया 10,000 रुपये का प्रॉफिट, अब उसमें से मैं कितना, उसमें से क्या मैं 9,000 रुपये सेव कर पाऊंगी? नहीं ना। तो ये एक अनसर्टेन अमाउंट है, आपको पता नहीं होता कि आप हर अगली बार कितना सेव करोगे, कितनी आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, कितना आपका प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का नहीं पता तो रिटेन्ड अर्निंग्स का भी नहीं पता, तो एक अनसर्टेन सोर्स है। तो एडवांटेजेस समझ आ गए आपको, डिसएडवांटेजेस समझ आ गए, रिटेन्ड अर्निंग्स होता क्या है वो भी समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि अगर अब मैं बात करूँ उस टेबल की, कहाँ गई वो टेबल, ये रही, ठीक है, पहले तो मैं इसे रब करती हूँ। अब हम बात करें रिटेन्ड अर्निंग्स की, तो रिटेन्ड अर्निंग्स की अगर मैं बात करूँ तो जनरेशन के बेसिस पर हमने किस में क्लासीफाई किया था? जनरेशन के बेसिस पे आपका जो था ये इंटरनल सोर्स है, ठीक है, कहाँ है? यहाँ है भाई रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है बात किसकी? आपकी ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड के बेसिस पे ये कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई होगा? लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में। देखो हमको पता है हमारी सेविंग्स है, हमको किसी को देनी है नहीं, लौटानी है नहीं, लोन लिया नहीं है जो लौटाना पड़े, चुकाना पड़े, तो हमारे पास ही रहेगा हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि ये आएगा लॉन्ग टर्म में। और कहाँ? यहाँ पे देखो, सर्च करो, ये रहा रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब क्या हमने किसी से उधार लिया था? नहीं, ओनर का ही तो, खुद का ही तो फंड है, उसी के प्रॉफिट में से उसने बचाया है, तो क्या हो जाएगा? ये आएगा ओनर्स फंड में, और यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला हो गया है रिटेन्ड अर्निंग्स, डन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आपके शेयर्स। अब हम पढ़ेंगे शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया था, आज हमको रिटेन्ड अर्निंग्स पढ़ना है, इक्विटी शेयर्स पढ़ना है, प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ना है। तो पहले इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ने से पहले आपको शेयर्स पढ़ना पड़ेगा कि भैया शेयर्स क्या होते हैं। शेयर क्या होते हैं, देखो इसे मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देखो क्या है, क्या होता है, जैसे कंपनी जो है वो दो तरह की, दो नहीं एक्चुअली 3 तरह की होती है। कोई भी कंपनी होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंपनी की 3 तरह की हो सकती है। एक हमारे पास होती है प्राइवेट कंपनी, एक हमारे पास होती है पब्लिक कंपनी, और एक हमारे पास होती है गवर्नमेंट कंपनी। ये आपको समझ आया। अब प्राइवेट तो अलग है ही, पब्लिक और गवर्नमेंट, इन दोनों में क्या होता है, अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो रिलेट कर लेते हैं गवर्नमेंट को पब्लिक से, मतलब पब्लिक गवर्नमेंट एक जैसा, पर ये अलग अलग हैं। बेसिकली क्या होता है, प्राइवेट में मैक्सिमम 2 या 200, मतलब 2 से 200 के बीच आपके लोग हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी 2 से 200 मेंबर्स हो सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि मेरे पास, मैंने एक बंदे से बोला कि हम ना कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और एक कंपनी खोलते हैं। तो कंपनी क्या हो गई, उसमें हमारा हिस्सा क्या हो जाएगा, 50% का हो गया, मान लेते हैं। कितने की थी? 20 लाख रुपए की, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ, आपके मतलब ये जो पहला बंदा है, इसके पास 10 लाख रुपए थे, ठीक है, और इसके पास भी 10 लाख रुपए थे। तो हमारा कितना शेयर हो गया, यहाँ पे शेयर की बात हो रही है, 50% और ये 50%, 50% हुआ कि नहीं, आधा आधा, मतलब अब ये हम कंपनी में हम दोनों ही हैं। अब हम चाहते हैं कि और भी लोग हमको ज्वाइन करें, और कोई एक और बंदा आके हमको ज्वाइन करना चाहता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो 50-50 हमने पूरा घेर लिया, 50 मेरा है, 50 इसका है, 100 हो गया। अब हम एक्स्ट्रा कहाँ से लें? अब कोई एक्स्ट्रा बंदा अगर आएगा, हम उसको बोलेंगे चलो तुम ऐसा करो, तुम है ना 20 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करो, 20 लाख रुपीज़ कंट्रीब्यूट करो, तो हम तुमको क्या करेंगे, अपनी कंपनी का 30% हिस्सा दे देंगे। 30% दे देंगे, तो इसके पास यहाँ पे आ गया 30%। अब ये 30 के कहाँ से आएगा, इन दोनों को ही तो अपना थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि 50-50 तो 100 पूरा हो गया। अब ये थोड़ा थोड़ा अपना देंगे, तब उसके पास जाके 30 बन जाएगा। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से हम 15% ले लेंगे, यहाँ से हम 15% ले लेंगे, यहाँ से 15% गया, कितना बचा आपका 35% इसके पास बचा, यहाँ से 35% इसके पास बचा, और 15-15 जाके इसके पास 30 हो गया। इसी तरह और भी कोई बंदा आता है तो उसको भी क्या होगा, मान लो अब हम उसको बोलते हैं कि तुम भी पैसा कंट्रीब्यूट करो, उसको हम दे देते हैं, मान लो तुम्हारा क्या कहते हैं 15%, उसको दे देते हैं हम 15% उसका शेयर। अभी 15% कहाँ से आएगा, ये जो 3 हैं ऑलरेडी, कौन कौन से, एक हमारा ये वाला बंदा, ठीक है, एक ये वाला बंदा और एक ये वाला बंदा, 15% देना है तो तीनों 5-5-5 दे देंगे ना। तो क्या हो जाएगा, इसके पास से 5 कम हो जाएगा, इसके पास से 5 कम हुआ, इसके पास बचा 30%, इसके पास से 5% कम हुआ, इसके पास बचा 30%, और इसके पास से 5% कम हुआ तो इसके पास बचा 25%, और इसके पास इस तरीके से आ गया 15%। तो बेसिकली अब इसके जो शेयर्स हैं, मतलब हिस्सा, शेयर मतलब हिस्सा, ठीक है, तो किस किस के पास है, इन चारों के पास, इसके पास 30%,
इसके पास 30%, 30 और 30 60, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, ये 25% और इसके पास है 15%, 25 और 15 40, 40 और 60 100। तो पूरा 100% का जो हिस्सा, मतलब 100% कैपिटल जो है वो इन चारों के बीच में डिवाइडेड है इतने इतने शेयर में, इतना इतना हिस्सा इनके पास आएगा, ठीक है। जैसे हम केक लाते हैं ना, तो इतना हिस्सा ज़्यादा ये लेगा, कम वो लेगा, तो इसी तरीके से ये चीज़ समझ आ गई। तो अब क्या होता है, ये क्या है, प्राइवेट कंपनी है। अब ये प्राइवेट कंपनी में अगर हम इनवाइट करें पब्लिक को, आम जनता को, ठीक है, किसको इनवाइट करें हम यहाँ पर, अगर हम, अरे यार, अगर हम इनवाइट करते हैं आम जनता को, तो ये हमारी बन जाती है पब्लिक कंपनी। और यहीं अगर हमारी कंपनी में गवर्नमेंट अपना हिस्सा ले ले ज़्यादा, मोर देन 51%, कितना, मोर देन 51%, तो वो बन जाएगी हमारी गवर्नमेंट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी, पब्लिक मतलब आम जनता, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक का मतलब आम जनता है, नॉट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अलग होता है। तो ये इस तरीके से शेयर का आपको किस्सा समझ आ गया। अब हम शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो सारी चीज़ें जानते हैं ढंग से। शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल इज ऑब्टेन्ड थ्रू द इशुएंस ऑफ शेयर्स। शेयर इशू करेंगे तो क्या होगा, शेयर कैपिटल जनरेट होगी। अ कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। जैसे अलग अलग सबका शेयर था, किसी के पास 30 है, किसी के पास 30 है, उसके पास 25 था, उसके पास 15 था, तो अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड है पूरी कैपिटल, कंपनी की 100% कैपिटल, उन्हें हम शेयर्स कहते हैं। ईच शेयर हैज़ अ नॉमिनल वैल्यू, हर किसी की नॉमिनल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अ कंपनी कैन इशू 2000 शेयर्स फॉर 10 रुपीज़ ईच। 2 लाख शेयर्स फॉर 10 रुपीज़ ईच। एक शेयर 10 रुपये का है, 2 लाख इशू के कितने हो गए, 20 लाख रुपए हो गए, ठीक है। द पर्सन हु होल्ड्स द शेयर इज रेफर्ड टू एज शेयर होल्डर कहते हैं उसे। तो बेसिक चीज़ें हैं। और कंपनी रेजेज इट्स कैपिटल थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, तो वो शेयर इशू करके अपनी कैपिटल रेज करती है। समझ आया। अब कंपनी के पास दो तरीके के शेयर्स होते हैं, जैसे कि एक है इक्विटी और एक है प्रेफरेंस, जो हमें पढ़ना है। जो पैसा इक्विटी शेयर को इशू करके जनरेट होता है, रेज होता है, वो कहलाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो पैसा, जो कैपिटल प्रेफरेंस शेयर को मतलब इशू करके जनरेट होता है, वो कहलाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ आया। जो पैसा इक्विटी शेयर को इशू करके रेज किया जाता है वो कहलाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर को इशू करके जो पैसा जनरेट किया जाता है वो कहलाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये जो दो लाइंस मैंने बोली हैं, इनको खुद एक बार ढंग से दोबारा से बोलो, क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें याद करो हिंदी में सिंपल, तो वो आपको याद रहेगा। अब पहले हम इन दोनों के डिफरेंसेस पढ़ते हैं बीच के, फिर मैं आपको समझाऊंगी। देखो डिफरेंस समझने से भी पहले दो चार पॉइंट्स मैं खुद ही बताती हूँ। होता क्या है, देखो इक्विटी और प्रेफरेंस का मतलब समझो। इक्विटी छोड़ो, प्रेफरेंस का मतलब समझो। प्रेफरेंस क्या है, आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो, मतलब किसको प्रायोरिटी दे रहे हो, कौन पहले है आपके लिए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर या फिर प्रेफरेंस शेयर मतलब उनको हमेशा प्रेफरेंस मिलेगी हर चीज़ में। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, उनको प्रेफरेंस किस चीज़ में मिलेगी, प्रॉफिट आया, ठीक है, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो पहले क्या होगा, जो डिविडेंड बांटा जाएगा, मतलब प्रॉफिट को बांटते हैं ना, जो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को मिलता है उसे ही हम डिविडेंड बोलते हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। क्यों, क्योंकि उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, नाम से ही समझ आ रहा है, तभी उनका नाम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। तो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। और क्या होगा, जब कंपनी बंद होगी, कंपनी जब बंद होगी तो क्या होगा, सबको अपना अपना पैसा वापस मिलेगा, सबको अपना अपना हिस्सा वापस मिलेगा। तो कैसे वापस मिलेगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले उनका पैसा वापस मिलेगा, फिर जितना बचेगा उसमें से हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटेंगे। ये समझ आया। और क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको जो पैसा मिलता है ना, एक फिक्स्ड रेट पर मिलता है। फिक्स्ड रेट जैसे कि 10%, 20%, मतलब जैसे मान लेते हैं आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो प्रेफरेंस के पास क्या है, फिक्स्ड रेट रहेगा कि उसको भाई कितना मिलना है, 20% ही मिलना है। तो कितना हो गया, 20% ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़, तो उसको 20 रुपये ही मिलेगा। और मान लो प्रॉफिट होता है 200 रुपये का, तब भी उसको 20% मिलेगा, यानी कि 40 रुपये। तो मतलब उसका फिक्स्ड अमाउंट होता है, पर इक्विटी शेयर का नहीं होता। और क्या क्या चीज़ें हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है, ये है आपका प्रेफरेंस शेयर, ये है इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर में क्या होता है, जो फेस वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू जनरली लो होती है और यहाँ पे जनरली हाई होती है फेस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस को प्रेफरेंस मिलेगी, मैंने बोला। रिस्क कहाँ पर ज़्यादा होता है, रिस्क होता है इक्विटी शेयर में ज़्यादा और इसमें लो होता है। क्यों होता है, देखो, क्योंकि जैसे कि मान लो प्रेफरेंस क्या है, उसको तो प्रेफरेंस मतलब एक फिक्स्ड रेट पर ही मिलेगा पैसा। पहले क्या था, 20 रुपये मिले, फिर 40 रुपये मिले, मतलब उसको कुछ वो नहीं है कि मेरा पैसा चला जाएगा। उसको पता है इतना तो मिलना ही मिलना है, मुझे इतना % मिल के ही रहेगा। उसने अपना एक रेट तय कर लिया, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे इससे कम नहीं चाहिए। पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होता है, प्रॉफिट के हिसाब से पैसा मिलता है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना ज़्यादा उनका मतलब डिविडेंड, जितना कम प्रॉफिट उतना उनका कम डिविडेंड। अब ये डिपेंड करता है ना, मान लो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ नहीं, जैसे यहाँ पे
प्रॉफिट था 100 रुपये, तो हो सकता है उनको 10 रुपये मिलें, और मान लो प्रॉफिट था 200 रुपये, तो हो सकता है उनको 50 रुपये मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है, पर प्रेफरेंस के पास ये एक अच्छी बात है कि उनको अपना फिक्स्ड रेट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब पहले 20 रुपये मिले थे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और यहाँ पे अब 40 मिले, मतलब 200 का 20%, तो 20% मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे रिस्क हाई होता है, हो सकता है कभी कम मिले आपको डिविडेंड, कभी ज़्यादा मिले, पर यहाँ पे लो होता है। डिविडेंड की हम बात करें तो देखो वही चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गिवन द डिविडेंड डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स, जितना प्रॉफिट हुआ है उस हिसाब से, पर यहाँ पे एक फिक्स्ड रेट होता है। यहाँ पे क्या है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब जो डिविडेंड दिया जाता है शेयर्स, वो प्रॉफिट में से डिविडेंड। तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गिवन डिविडेंड आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स। सेटलमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स मतलब बेसिकली सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पहले प्रेफरेंस को प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर इक्विटी पर बात आएगी, फिर तुमको बचा कुचा मिलेगा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ आउटसाइडर्स लायबिलिटी, ये ठीक है। मतलब सबसे पहले जो भी जितना भी प्रॉफिट हुआ 100 रुपये हुए, ठीक है, ये 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है, इसमें से सबसे पहले दिया जाएगा जिसको भी लोन चुकाना है, वापस करना है वो, फिर हो जाएगा प्रेफरेंस, फिर हो जाएगा इक्विटी। तो इक्विटी को सबसे एंड में आती है उसकी बात, उसको सबसे एंड में मिलेगा उसका जो भी डिविडेंड है, और प्रेफरेंस को प्रेफरेंस मिलेगी इन दोनों में से, और लोन तो सबसे पहले चुकाना ही होता है, ठीक है। फिर आता है रिफंड ऑफ कैपिटल। रिफंड ऑफ कैपिटल से मतलब क्या है, जब कंपनी बंद होगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिफंडेड ओनली आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड। तो पहले प्रेफरेंस को पे किया जाएगा जब दुकान बंद होगी आपकी, फिर इक्विटी को कुछ मिलेगा बचा कुचा उसका पैसा। पर यहाँ पे क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है, और उनका पहला इक्विटी जो रिफंड है पैसा, उनका इक्विटी शेयर होल्डर से पहले रिफंड कर दिया जाता है। फिर वोटिंग राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वोटिंग राइट्स क्या है, देखो कोई भी डिसीजन लिया जाता है कंपनी का, तो उसमें क्या होता है, वोटिंग वगैरह होती है। शेयर होल्डर्स क्या है, वो भी ओनर्स हैं, तो यानी कि वो भी अपना एडवाइस देंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, डिसीजन रखेंगे, ठीक है, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। तो वोटिंग राइट्स किसको होते हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को होते हैं, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। नो वोटिंग राइट्स आर प्रोवाइडेड। पर अगर मान लो 2 साल से आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला है, हो सकता है ऐसा कब होगा, 2 साल से नहीं मिला, हमने तो बढ़ा था कि भाई उसको फिक्स रेट पे मिलेगा। मान लो प्रॉफिट ही नहीं हुआ इतना कि उसको फिक्स्ड रेट पे मिल जाए, तो क्या होगा, 2 साल से मान लो नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, देयर इज एनी डिसीजन विच अफेक्ट्स देम डायरेक्टली दे गेट वोटिंग राइट्स, तो उनको ना वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। तो वैसे क्या होता है, जनरली प्रेफरेंस के पास नहीं होते हैं वोटिंग राइट्स, पर अगर 2 साल से उनको डिविडेंड नहीं मिला है तो उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, और इक्विटी के पास तो होते ही हैं वोटिंग राइट्स। तो अभी तक तो हमने एक ही बेनिफिट पढ़ा है इक्विटी का, कि उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। अब आगे जाके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इक्विटी को और आपका ये प्रेफरेंस को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विटी। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ये मैंने समझाया। अ कंपनीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल, कितना बेकार लग रहा है, जस्ट अ सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल का। लॉन्ग टर्म कैपिटल है इज इक्विटी शेयर्स, बिकॉज इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट अ कंपनीज ओनरशिप, कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है, मान लो मैं क्या करूँ, रिलायंस में 10,000 रुपये के शेयर्स खरीद लूँ, तो क्या मैं रिलायंस की मालिक हो जाऊँगी, मालकिन, एक्चुअली मालकिन हो जाऊँगी, या 10,000 रुपये की मालकिन मैं होंगी। मैं अडानी में 50,000 रुपये के शेयर्स खरीद लूँ, तो उसका अडानी की जितनी भी कैपिटल है, करोड़ों में, बिलियन में, ट्रिलियन में, तो उसमें से सिर्फ 50,000 रुपये की मालकिन मैं कहलाऊंगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल रेज थ्रू द इशुएंस, ये हमने पढ़ लिया कि अगर जो भी उससे इशू किया जाता है वो क्या होता है, ओनर्स फंड, ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज अर्निंग्स, कंपनी की जितनी अर्निंग हुई है, प्रॉफिट हुआ है, रादर देन फिक्स्ड डिविडेंड। फिक्स्ड डिविडेंड तो किसको मिलता है, प्रेफरेंस को। दे आर नोन एज रेजिडुअल ओनर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेजिडुअल ओनर्स क्यों, क्योंकि भाई देखो हमने पढ़ा हर चीज़ में वो पिछड़े हुए हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर मैं कंपनी की दुकान के बंद होने की भी बात करूँ, या फिर जैसे प्रॉफिट जो है उसको बांटने की बात करूँ, तो सबसे पहले हम लोन का रीपेमेंट करते हैं, फिर हम प्रेफरेंस को देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड, फिर हम इक्विटी को देते हैं। तो इक्विटी को बचा कुचा मिलता है, रेजिडुअल, जो रेजिडुअल्स रह जाते हैं, बचा हुआ। रेजिडुअल का मतलब होता ही है बचा हुआ, तो ये बहुत बचे हुए हैं, ठीक है, मतलब पिछड़े हुए हैं, इन्हें रेजिडुअल ओनर्स कहते हैं। दे गेन फ्रॉम द रिवॉर्ड वाइल ऑल्सो बेयरिंग द रिस्क ऑफ ओनरशिप, मतलब उनको रिवॉर्ड में से तो मिलता है, रिवॉर्ड मतलब प्रॉफिट, तो उनको सारा सामान जो भी उनका पैसा होता है वो प्रॉफिट में से मिलता है, पर उनके पास रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो क्या पढ़ा था हमने, कि यहाँ पे हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क क्यों है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ तो उनको कम पैसा मिलेगा, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो रिस्क है।
देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल, उनकी लाइबिलिटी होती है मतलब अगर कुछ बात होती है तो उनका क्या होगा, घर बार बिक जाएगा, मतलब जो भी उनका पैसा है वो चला जाएगा, एक तरह से ये समझ लो इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब बात आती है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरिट्स। मेरिट्स क्या है, आइडियल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू अज्यूम रिस्क फॉर हाई रिटर्न्स, क्योंकि हमने पढ़ा है जितना ज़्यादा रिस्क उतने ज़्यादा रिटर्न्स, जितना कम रिस्क उतने कम रिटर्न्स। तो अब ये क्या है, जो रिस्क उठा सकते हैं वही लोग इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर यार कम प्रॉफिट हुआ तो कम, मतलब वो ये नहीं सोचते कम प्रॉफिट होगा तो यार हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, हमको कम डिविडेंड मिलेगा और ऐसे ऐसे। तो जो रिस्क ले सकते हैं वही लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं। कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता कि इनको डिविडेंड देना ही देना है। पहले हम किसका रीपेमेंट करते हैं, मैंने बताया पहले लोन का, फिर प्रेफरेंस का, फिर इक्विटी का। तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लास्ट में तो इनको मिल ही जाएगा, ये लोग ओनर हैं। सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल, ये परमानेंट कैपिटल का सोर्स है एज इट इज टू बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू द प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, आम जनता ही तो है। अब वो लोग देखेंगे लोन प्रोवाइडर्स मतलब बैंकिंग वगैरह जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो देखेंगे कि यार इनके शेयर्स तो जनता ने खूब भारी भरकम खरीद रखे हैं, है ना, खूब खरीद रखे हैं, यानी कि जनता का इस पर विश्वास है, यानी कि एक ये ट्रस्ट वर्दी कंपनी है, आपकी ट्रस्ट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं, हमारा पैसा लेके नहीं भागेगा। तो बैंक्स भी क्या होगा, आराम से तुमको लोन वगैरह दे देंगे। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज अश्योर्ड ड्यू टू वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, हमने पढ़ा था, तो एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है मैनेजमेंट के ऊपर उनका भी, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, मेरिट्स हो गए। अब बात आती है डीमेरिट्स की। इसके क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं, ऐसे देखो, इक्विटी शेयर्स गेट फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स, ऑब्वियसली फ्लक्चुएटिंग तो है ही, ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, एक फिक्स रेट तो है नहीं, फिक्स रेट किस में है, प्रेफरेंस में है। हेंस पीपल हु वांट स्टेडी इनकम, जो एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। कॉस्ट ऑफ दीज शेयर्स इज हाई एज कम्पेयर टू अदर सोर्स, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। लीगल इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर्स dilutes the voting power and earnings of existing shareholders। मान लो existing shareholders हैं आपके पास सिर्फ 5, ठीक है 5, अब और नए शेयर होल्डर्स आ गए, एक 6वां ये आ गया, एक 7वां ये आ गया, एक 8वां ये आ गया, तो क्या हो जाएगा, इसके पास जितनी पावर थी इन पांचों के पास, इनमें से थोड़ी थोड़ी पावर चली जाएगी ना। जैसे अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखो मैंने क्या पढ़ाया था, ये हमने पढ़ा था, अरे हाँ, हमने पढ़ा था कि क्या हुआ, जैसे जैसे नए लोग आते जा रहे थे तो ये जो हैं ये लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा शेयर देते जा रहे थे ना, थोड़ी थोड़ी अपनी जो इनकी अथॉरिटी थी, इनके पास जो इनका हक था वो देना पड़ रहा था इनको। तो इसी तरीके से क्या होगा, जैसे ही नए नए शेयर होल्डर्स आते जाते हैं तो जो पुराने वाले होते हैं ना, उनका जो राइट होता है या फिर उनके जो भी आप कह लो क्या बोला था मैंने, वोटिंग पावर होती है, अर्निंग्स होती हैं, वो डाइल्यूट हो जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा बट जाती हैं। पहले उसकी अर्निंग 30% थी, अब कम हो गया 25% रह गई, इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या है, फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजरल डिलेज आर इन्वॉल्व वाइल रेजिंग फंड्स थ्रू इशू ऑफ, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डिलेज वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये इसके डीमेरिट्स हैं। अब बात आती है प्रेफरेंस की। प्रेफरेंस में क्या है, देखो मैंने समझा दिया है, इनको हर किसी में प्रेफरेंस मिलनी है। सबसे पहली बात, जो पैसा प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके रेज किया जाएगा, फंड जो भी रेज किया जाएगा उसे हम प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहेंगे। देयर आर 2 वेज इन विच प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर इन अ बेटर पोजीशन देन इक्विटी शेयर होल्डर्स। आपसे पूछा जाता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास अच्छी हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने का फ़ायदा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होने का क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो पहला कि इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट कितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, एक फिक्स्ड रेट इनको मिल के ही रहेगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, रिसीविंग देयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ कंपनीज लिक्विडेशन आफ्टर द डेट्स ऑफ द क्रेडिटर्स। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि सबसे पहले किसका रीपेमेंट होता है, सबसे पहले लोन्स वगैरह का रीपेमेंट होता है, फिर हमारा किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है, फिर हमारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो एक तो फ़ायदा ये है कि इनको इक्विटी से पहले मिलता है सारा, जो भी मतलब एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, मतलब जब आपकी दुकान बंद हो रही है, ठीक है। और दूसरा कि इनको एक फिक्स्ड रेट मिलेगा, फिक्स्ड रेट कितना भी हो सकता है वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसे अगर आपको याद हो, हाँ मुझे याद आया एक एग्जांपल, आपने पुष्पा मूवी सबने देखी होगी, उसमें क्या होता है जब वो सिंडिकेट का मेंबर बन जाता है, थोड़ी एंड की सी मूवी होती है, तब वो कहता है कि उसको आपका जो कोंडा रेड्डी होता है उसको बोलता है कि मैं 4% का मालिक हूँ, तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 4% उसको चाहिए, चाहे 10 करोड़ का प्रॉफिट हो, चाहे 1 करोड़ का प्रॉफिट हो, चाहे कितना भी हो। उसने क्या हुआ, उसने दिमाग लगाया कि भाई प्रॉफिट तो ज़्यादा हो ही रहा है, तो मैं क्या करूँ, फिक्स्ड आपका परसेंटेज एक लेके रहूँ, चाहे कितना भी हो। तो वो 4% का मालिक होता है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ऐसे समझो, ठीक है। अब बात आती है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की। तो ये क्या है, एक स्टेडी इनकम, मतलब फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करता है, और ये
उसका इक्विटी शेयर होल्डर का डीमेरिट था, हमने पढ़ा था कि वो स्टडी इनकम प्रोवाइड नहीं करता, यहाँ पे सेफ्टी रहती है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। दीज आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न विद कंपैरेटिवली लो रिस्क, यहाँ पे लो रिस्क रहता है क्योंकि फिक्स्ड आपका पैसा तो मिलना ही मिलना है आपको। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द असेट्स ऑफ द कंपनी। एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज मतलब आपका जो भी पैसा आएगा, मतलब जो भी पैसा आ रहा है, अगर इन केस क्या कहते हैं आपका पैसा जैसे कि मान लो लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर कैपिटल नहीं दिया तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, एक तरह से ऐसे समझ लो। और क्या है, इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द मैनेजमेंट एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। तो अब अभी हमने पढ़ा था जस्ट अभी कि यहाँ पे देखो ऊपर ये हमने पढ़ा था कि ये जो देखो इक्विटी शेयर होल्डर हैं 5, इन 5 के पास वोटिंग राइट्स हैं, इन 5 के पास इनकी अर्निंग्स हैं। अब नए नए लोग जब आ गए तो क्या होगा, वोटिंग राइट्स और अर्निंग्स दोनों डाइल्यूट होंगे। यहाँ पे पढ़ा है ना, वोटिंग राइट्स और अर्निंग्स दोनों ही डाइल्यूट होंगे, मतलब बट जाएंगे, इनको हिस्सा कम हो जाएगा इन 5 का। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बात अलग है, यहाँ पे इनके पास तो वोटिंग राइट्स ही नहीं होते, मैंने अभी डिफरेंस पे पढ़ाया था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या है, वोटिंग राइट्स ही नहीं है। अब ये 5 हैं, इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, तो अब चाहे 6वां आए, चाहे 7वां आए, चाहे 8वां आए, कोई भी हो, या फिर नए मान लो ये तो 5 प्रेफरेंस वाले हैं, ठीक है, ये 6वां 7वां और 8वां ये इक्विटी वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, नए लोग जब आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो इक्विटी वाले शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इनके वोटिंग राइट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन 5 से, क्योंकि इन 5 के पास तो वोटिंग राइट्स रहेंगे नहीं, तो इनके पास जितने भी हैं वो इनके पास ही रहेंगे, इनको बांटना नहीं पड़ेगा, डाइल्यूट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, देखो, नॉट सूटेबल फॉर दोज शेयर होल्डर्स हु आर विलिंग टू टेक रिस्क। वही बात है, घुमा फिरा के सब में लिख दिया है कि जिनको रिस्क लेना है उनके लिए सूटेबल नहीं है, उनके लिए इक्विटी शेयर होल्डर सूटेबल है, ठीक है। और प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ओवर असेट्स ऑफ द कंपनी। हालांकि हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा कि वोटिंग राइट्स में कोई बंटवारा नहीं होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, पर जो असेट्स हैं ऑब्वियसली उनमें तो बंटवारा होगा ही ना, तभी तो वो शेयर्स खरीद रहे हैं। फिर आता है द डिविडेंड पेड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट्स एज एक्सपेंस, सो देयर इज नो टैक्स सेविंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, टैक्स सेविंग्स नहीं होंगी, टैक्स सेविंग्स नहीं होती हैं, याद रखना है किस में नहीं होती हैं, टैक्स सेविंग्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मतलब प्रेफरेंस शेयर्स खरीदने में नहीं होंगी। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अगर हम लोन वोन लेते हैं ना, डिबेंचर्स जैसे लोन, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है जैसे कि मान लो 5%, ठीक है, तो रेट ऑफ डिविडेंड जो होगा प्रेफरेंस शेयर पर, ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वो जनरली हायर होता है, लाइक 7% या कितना भी जनरली हायर होता है। तो ये आपको पॉइंट से याद रखने हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है, जिसमें अच्छा अब क्या करेंगे, हम ये भी तो पढ़ लेते हैं कि हमने ये देख लिया रिटेन्ड अर्निंग्स किस में आती हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स यहाँ पर आती हैं, देखो किस में, आपका लॉन्ग टर्म में, और यहाँ पे ओनर्स फंड में, और यहाँ पर इंटरनल सोर्स में, ठीक है। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है इक्विटी शेयर्स की। पहले हम इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे, तो इक्विटी शेयर्स कहाँ से आ रहे हैं, मतलब इक्विटी शेयर्स क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म में आएंगे, और यहाँ पे इक्विटी शेयर्स किधर आएंगे, ये आएंगे ओनर्स फंड में, ओनर ही तो होते हैं शेयर होल्डर्स, ओनर ही तो है, तो ओनर्स फंड में आएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कहाँ क्या सोर्स ऑफ जनरेशन, इसमें भी क्या होगा, इंटरनल सोर्स ऑफ जनरेशन में आएंगे, क्योंकि हमने इंटरनली ही तो जनरेट करे हैं। अब बात आती है प्रेफरेंस शेयर्स की, तो देखो इसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म में आएंगे, और इस तरीके से आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हमको किस तरीके से सारी चीज़ें पढ़नी है। अब देखो हमारे पास बचता क्या है, अब हमको और भी, जैसे नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बता देती हूँ। हमने इक्विटी शेयर्स पढ़ लिया, हमने प्रेफरेंस शेयर्स, हमने रिटेन्ड अर्निंग्स, तो अब बाकी में हम ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल पेपर्स, ये सारी चीज़ें, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो डू गिव इट अ लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।